हेलो स्टूडेंट, जीनियस कंपटीशन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत से पहले हमने पढ़ा था आमाशय के बारे में। आमाशय में किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, वहाँ पर कौन कौन से एंजाइम कार्य करते हैं, वो सब हमने वहाँ पर पढ़ा था। ठीक है, आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं छोटी आंत के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर यह आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, और हम बात करें इसके लिए, सबसे पहले बात करेंगे पुरुषों में इसकी लंबाई। पुरुषों में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, पुरुषों में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर होती है और महिलाओं में इसकी लंबाई 7.1 मीटर के आसपास होती है। ठीक है, और मरने के बाद इसकी लंबाई हो जाती है 7 से 8 मीटर। ठीक है, अब आपको मैंने पहले बताया आहार नाल की लंबाई जीवित अवस्था में 8 से 9 मीटर और मरने के बाद 10 से 11 मीटर हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मरने के बाद मांसपेशियां शिथिल हो जाती है, अपना स्थान छोड़ देती है और अंगों को कंट्रोल नहीं कर पाती। इस कारण प्रत्येक ऑर्गन जो होता है ढीला पड़ जाता है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ठीक है, उसी कारण से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं छोटी आंत जो होती है उसकी लंबाई मरने के बाद बढ़ जाती है क्योंकि मांसपेशियां शिथिल हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि महिलाओं में ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि आप सब जानते हो महिलाओं में जब प्रेगनेंसी के समय पेट बड़ा हो जाता है तो उस समय क्या होता है, छोटी आंत भी फैल जाती है। अब छोटी आंत फैलेगी क्योंकि पेट बड़ा हो रहा है। ठीक है, अब यदि महिलाओं में छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर ही रहती तो क्या होता, ये छोटी आंत बीच में से टूट जाती या फिर संकुचन के कारण इसमें कुछ प्रॉब्लम हो जाती। इस कारण नेचर ने इसे ऑलरेडी बड़ा बनाया है। 7 मीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी, आपको ध्यान रखना है। 7 से 7.1 मीटर के आसपास इसकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है। तो पुरुषों में 6 मीटर, महिलाओं में 7.1 मीटर, मरने के बाद 7 से 8 मीटर छोटी आंत की लंबाई होती है। आगे बात करें हम, छोटी आंत जो होती है इसके लिए क्वेश्चन 2 प्रकार से बनते हैं कि भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के किस भाग में होगा। अब आपसे पूछा है कि आहार नाल के किस भाग में होगा, तो आंसर क्या होगा, छोटी आंत में होता है। ठीक है, भोजन का सर्वाधिक पाचन आहार नाल के छोटी आंत वाले भाग में होगा। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि छोटी आंत के किस भाग में सर्वाधिक पाचन होगा, तो आपका आंसर होगा ग्रहणी वाले भाग में होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बनते हैं, आहार नाल के किस भाग में होगा, तो छोटी आंत में। छोटी आंत के किस भाग में होगा सर्वाधिक पाचन, तो आपको ध्यान रखना है ग्रहणी या फिर ड्यूodenum। ठीक है, अब इसी भाग में भोजन का सर्वाधिक पाचन क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक तो यकृत और एक अग्नाशय। ये दोनों ग्रंथियां जो होती है हमारे छोटी आंत से रिलेशन रखती है और इनके द्वारा जो एंजाइम बनते हैं वो कहाँ पर आते हैं, ग्रहणी या ड्यूodenum में आते हैं। ठीक है, हमने पहले पढ़ा था कि एंजाइम जो होते हैं वह भोजन के पाचन में सहायता करते हैं। आपको सबको पता है कि एंजाइम जो होते हैं भोजन के पाचन में सहायता करते हैं, जो जटिल अणुओं को सरल अणुओं में कन्वर्ट करने का कार्य करते हैं। जटिल को सरल में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करते हैं? एंजाइम करते हैं। आपको बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब एंजाइम यदि किसी स्थान पर या किसी अंग में ज्यादा बनेंगे तो वहां पर क्या होगा, भोजन का पाचन भी ज्यादा होगा। ठीक है, अब आप जानते हो कि एंजाइम का निर्माण कौन करती है, ग्रंथियां करती है। यदि एक ग्रंथि है तो एंजाइम थोड़ा कम बनेगा, यदि ज्यादा ग्रंथियां हैं, 2 ग्रंथियां हैं, 3 ग्रंथियां हैं, तो एंजाइम थोड़ा ज्यादा बनेगा। कम है तो कम बनेगा, छोटी ग्रंथि है या फिर उसका आकार छोटा है या फिर एक ग्रंथि है तो एंजाइम कम बनेगा। ठीक है, यदि ज्यादा ग्रंथियां हैं तो एंजाइम ज्यादा बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो हमारी छोटी आंत जो होती है इसमें 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। यही ऑर्गन ऐसा है आहार नाल का जिसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती है, यकृत और अग्नाशय। अब ज्यादा ग्रंथियां हैं तो एंजाइम भी ज्यादा बनेगा, एंजाइम ज्यादा बनेगा तो भोजन का पाचन भी ज्यादा होगा। इसी कारण से छोटी आंत में भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। और ग्रहणी में ही क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर दोनों ग्रंथियां जो होती है इसी भाग में अपने द्वारा स्रावित रासायनिक पदार्थों को डालती है। क्वेश्चन ये बनता है कि यकृत और अग्नाशय ग्रंथियां जो होती है छोटी आंत के किस भाग में खुलती है, तो आपका आंसर होगा ड्यूodenum या फिर ग्रहणी में खुलती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। ग्रहणी जो होती है इसका जो आकार होता है अंग्रेजी वर्णमाला के C या U के समान होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ग्रहणी का जो आकार होगा अंग्रेजी वर्णमाला के C या U के समान होता है और इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। तो हमने कुछ पॉइंट के बारे में बात करी थी पाचन के लिए, अंतःग्रहण, उसके बाद संग्रहण, फिर पाचन, उसके बाद फिर अवशोषण, फिर उत्सर्जन। ठीक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पाचन के बारे में। तो पाचन कहाँ पे होगा, छोटी आंत में होगा। ठीक है, कहाँ पर होगा, छोटी आंत में, ग्रहणी या ड्यूodenum वाले भाग में। अब भोजन यहाँ से निकलकर कहाँ पर आएगा, छोटी आंत के दूसरे भाग में, यानी कि अग्रसूत्रांत या जेजुनम वाले भाग में आएगा। ठीक है, आमाशय में हमने पढ़ा था प्रोटीन का पाचन हुआ था, फिर भोजन यहाँ से निकलकर कहाँ गया, ग्रहणी में आ गया, ड्यूodenum में आ गया। ठीक है, अब ड्यूodenum के बाद भोजन पचने के बाद कहाँ पर चल गया, अग्रसूत्रांत। अब हमने पढ़ा था कि पॉइंट क्या होते हैं अग्रसूत्रांत। हमारे पाचन के जो पॉइंट है वो क्या क्या होंगे, एक तो होगा अंतःग्रहण, उसके बाद संग्रहण, उसके बाद पाचन। अब पाचन हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब पाचन के बाद अगला जो पॉइंट आता है वो है अवशोषण।
ध्यान रखें, भोजन का पाचन होने के बाद ही अवशोषण होता है, बिना पाचन के भोजन का अवशोषण असंभव है। यानी कि आप सब जानते हो भोजन के पाचन की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है, जटिल को सरल में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। ठीक है, अब भोजन का पाचन होगा तभी तो अवशोषण होगा, यानी कि जटिल को सरल में कन्वर्ट करेंगे तभी तो पाचन होगा उसका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पाचन हो गया, अब पाचन के बाद अवशोषण की बात करेंगे। अब अवशोषण कहां पर होता है, अग्रसूत्रांत या जिजुनम में होगा, छोटी आंत का दूसरा भाग है, यह कुंडलित भाग होता है और सबसे बड़ा भाग होता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले, छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्रसूत्रांत या जिजुनम होता है। ठीक है, इसका आकार की बात करें, आकार होगा कुंडली नुमा होगा, इसमें 1 सेंटीमीटर अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती है। आपको ये अंगुली की समान संरचनाएं दिख रही होंगी, स्ट्रक्चर दिख रही होंगी, इन्हें कहा जाता है रसांकुर। क्या कहा जाता है, रसांकुर कहा जाता है, अंग्रेजी में इन्हें विली कहा जाता है, रसांकुर या विली कहा जाता है। अब ये रसांकुर या विली जो होते हैं ये क्या कार्य करते हैं, भोजन का पाचन हुआ, भोजन का पाचन होने के बाद कई प्रकार के से रासायनिक पदार्थ बने जो सरल अणु के रूप में उपस्थित हैं, जैसे माल्टोज ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो गया, लैक्टोज ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो गया, सुक्रोज ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो गया। आगे एंजाइम के बारे में बात करेंगे, वहां पे ग्लूकोज लैक्टोज वगैरह सब आएगा। ठीक है, तो भोजन यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आने के बाद ग्लूकोज का एब्जॉर्बेशन किया जाएगा, यानी कि इस भाग में जो रसांकुर यानी कि छोटी जो संरचनाएं पाई जाती है, अंगुली के समान 1 सेंटीमीटर इनकी लंबाई होती है, ये भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को, ऊर्जादायक पदार्थों को, विटामिन को, खनिज लवणों को सभी को एब्जॉर्ब करके, इसका डायग्राम मैंने जूम करके बनाया है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इनका जो वर्क क्या है, इनका इंपॉर्टेंट वर्क ये है, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को अवशोषित करके रक्त में डालने का कार्य करती है। आप देख सकते हो यहाँ पर रक्त नलिकाएं हैं। ठीक है, तो यहां से भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद भोजन यहां पर आया, भोजन में उपस्थित पोषक पदार्थों को एब्जॉर्ब किया विलाई ने या रसांकुरों ने भोजन का अवशोषण करने के बाद उस भोजन को कहां पर डाल दिया, जैसे ग्लूकोज का अवशोषण किया तो ग्लूकोज यहां से एब्जॉर्ब होता हुआ ब्लड में चला गया। अब ब्लड क्या करेगा, आप जानते हो परिसंचरण का कार्य करता है, शरीर में पोषक पदार्थों का, गैसों का आदान प्रदान सब संचरित करने का कार्य करता है। तो रक्त क्या करेगा, उस ग्लूकोज को शरीर के सही भागों तक पहुंचाने का कार्य करेगा और हमें एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है, अब भोजन यहां से होता हुआ कहां पर आएगा, क्षुद्रांत या इलियम में आएगा। अब क्या होगा, इलियम जो होगा यहां पर भोजन किस प्रकार के भोजन का पाचन होगा, यहां पर उस प्रकार के भोजन का पाचन होगा जिस प्रकार का भोजन यहां पर नहीं था, यहां पर भोजन अलग प्रकार का था, यहां पर भोजन अलग प्रकार का है। ठीक है, यहां पर भोजन का पाचन हो गया था, अब इस स्थान पर उस प्रकार के भोजन का पाचन होगा जिसका पाचन यहां पर नहीं हुआ था। जैसे कई प्रकार के हार्ड फूड होते हैं, उनका पाचन यहां पर नहीं हो पाता, उनका पाचन यहां पर होता है। ठीक है, तो जिस भोजन का पाचन इस वाले भाग में नहीं होता, उस भोजन का पाचन क्षुद्रांत या इलियम में होता है। फिर यहां से बड़ी आंत स्टार्ट होती है, फिर भोजन बड़ी आंत से होता हुआ मलाशय के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे यकृत और अग्नाशय के बारे में, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम, पहले इसके एंजाइम के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि छोटी आंत में कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं और उनका वर्क क्या क्या होता है। देखिए, सबसे पहला एंजाइम होता है इरेप्सिन। ठीक है, दूसरा होता है माल्टेज, तीसरा होता है सुक्रेज, चौथा होता है लैक्टेज, लैक्टोज शर्करा होती है, लैक्टेज एंजाइम होता है, और पांचवा होता है लाइपेज। अब देखिए, आप सबने पढ़ा था आमाशय, आमाशय में एक एंजाइम पढ़ा हमने पेप्सिन के बारे में। पेप्सिन का निर्माण कैसे होता है, प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन से, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। ठीक है, तो पेप्सिन क्या कार्य करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अब जो पेप्टाइड बना था वो कहां पर आ गया, छोटी आंत में आ गया। अब पेप्टाइड जो इरेप्सिन एंजाइम है वह पेप्टाइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, आमाशय में पेप्टाइड का निर्माण हुआ था, पेप्सिन ने प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट किया, पेप्टाइड कहां पर आ गया, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत में इरेप्सिन एंजाइम है, इसने क्या किया, पेप्टाइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद माल्टेज की बात करते हैं। माल्टेज क्या कार्य करता है, मुंह में लार थी, लार में एमाइलेस्टाइलिन एंजाइम था, उसने क्या किया था, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट किया था। अब माल्टोज कहां पर आ गई, छोटी आंत में आ गई। ठीक है, अब माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का कार्य कौन करेगा, माल्टेज करेगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखें। ठीक है, एक तो पेप्टाइड और माल्टेज वाले। ठीक है, इरेप्सिन माल्टेज, इरेप्सिन क्या कार्य करेगा, पेप्टाइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, और माल्टेज क्या कार्य करेगा, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अब सुक्रेज की बात करते हैं। सुक्रेज शर्करा को यानी कि शुगर को, जिसे हम सुक्रोज भी कहते हैं, जिसका फॉर्मूला C12H22O11 होता है, आप सब जानते हो। ठीक है, तो सुक्रेज क्या करेगा, सुक्रोज जानते हो आप सब, शक्कर में जो डालते हो शक्कर सुक्रोज कहलाती है। ठीक है, तो सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे ये सारे के सारे जो अणु है वो जटिल है, इधर के सारे सरल है।
हमारा जो छोटी आंत होती है उसमें जो रसांकुर होते हैं उसमें ग्लूकोज का ही एब्जॉर्बेशन होता है, इनका एब्जॉर्बेशन नहीं होता। जहां तक ये ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होंगे वहां तक इनका एब्जॉर्बेशन असंभव है। ठीक है, अब लैक्टेज की बात करते हैं। दूध में कौन शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो लैक्टेज क्या करेगा? इस लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये बातें आप ध्यान रखें। लास्ट वाला जो है लाइपेज, इसका कार्य क्या है इसके बारे में आपको पहले बताया गया था कि लाइपेज एंजाइम एक वसा पाचक एंजाइम है। यह वसा को वसीय अम्ल में कन्वर्ट करता है। ये छोटी आंत के एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो इरेप्सिन पेप्टाइड को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, माल्टेज माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, सुक्रेज सुक्रोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, लैक्टेज लैक्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और लाइपेज वसा का वसीय अम्ल में कन्वर्ट करेगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से छोटी आंत में कौन सा एंजाइम नहीं पाया जाता? तो 3 तो इसमें से दे देगा, एक आमाशय में दे दिया, पेप्सिन दे दिया, रेनिन दे दिया। तो आपको ये ध्यान रखना है और आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे यकृत के बारे में और अग्नाशय के बारे में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।